एससीपी फाउंडेशन में एक इंसान कंटेनमेंट सेल के अंदर कुर्सी पर बैठा हुआ है। इसने बहुत ही आम कपड़े पहन रखे हैं और ये बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ही ये उन रिसर्चर्स पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है जो इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। जो चीज इस इंसान को मुझसे और आपसे अलग बनाती है वो ये है कि चंद मिनटों के अंदर यह हमारी आंखों के सामने ही एक टीनेजर से एक बुजुर्ग व्यक्ति में बदल जाता है। एक नजर में तो SCP-1007 बहुत ही नॉर्मल लगता है, जैसे कि कॉफिन में कोई मरा हुआ व्यक्ति पड़ा हो। किसी मरे हुए बूढ़े व्यक्ति को एक कंटेनमेंट चैम्बर में लॉक करके रखना भी नॉर्मल है, खास तौर पर तब जब हम SCP फाउंडेशन की आर्काइव में मौजूद बाकी स्ट्रेंज एनॉमलीज को देखें। कॉफिन के अंदर SCP-1007 के साथ एक छोटी मेटल की चाबी है और इस चाबी की मदद से हम देख सकते हैं कि यह एनॉमली इतनी स्पेशल क्यों है। SCP-1000 की पीठ पर उसके दोनों कंधों के बीच एक छोटा सा की होल है। 1000 के एक्सरे स्कैन से पता चलता है कि ये केवल एक खाली सॉकेट है, ये किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है। इसमें कोई भी इंटरनल क्लॉकवर्क मैनेजर या कोई भी और ऐसी मशीनरी नहीं है जिसे एक चाबी से एक्टिवेट किया जा सके। जब इस मेटल की चाबी को SCP-1000 के कॉफिन में रखा जाता है और इसे 1007 की पीठ पर मौजूद की होल में इंसर्ट करके टर्न किया जाता है तो कुछ बहुत ही अजीब होता है। जब चाबी को घुमाया जाता है तो SCP-1000 में कुछ ऐसा चेंज होता है जो SCP फाउंडेशन ने पहले कभी नहीं देखा है। हर टर्न के साथ इस सब्जेक्ट की फिजिकल एज 1 साल कम हो जाती है। फाउंडेशन के रिसर्चर्स रियल लाइफ में 1007 की एज को रिवर्स होते हुए देख सकते हैं। जब चाबी को घुमाया जाता है तो इस मरे हुए शरीर की हर चीज रिवर्स हो जाती है और 1007 और ज्यादा युवा हो जाता है। चाबी के टर्न होने पर 1007 डी एज होता रहता है और ये तब तक छोटा होता रहता है जब तक किसी नवजात बच्चे के जैसा नहीं हो जाता। किसी को नहीं पता कि ये 1007 की बॉडी का सारा मास कहाँ जाता है, क्योंकि ये तो फिजिक्स के लॉस के खिलाफ है। पर जिन लॉस को हम इस पूरे यूनिवर्स की रियलिटी का बेड रॉक समझते हैं, वो सभी लॉस SCP फाउंडेशन के अनोमलीज के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करती है। SCP-1007 जब एक नवजात बच्चे की अवस्था में पहुंच जाता है तो यह तुरंत ही रिएक्टिवेट होकर जिंदा हो जाता है। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यह कितने समय से कॉफिन में मरा पड़ा हुआ था। जिंदा होने के बाद यह 75 मिनट के अंदर अपनी पूरी ह्यूमन लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेता है। हर मिनट के साथ इसमें 1 साल की नॉर्मल ह्यूमन ग्रोथ हो जाती है। इसका मतलब यह है कि केवल 16 मिनट के अंदर रिसर्चर 1007 को एक रोते हुए नवजात बच्चे से एक टीनेजर में बदलता हुआ देख सकते हैं। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि शुरुआत के कुछ मिनटों में इस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि इन शुरुआत के मिनटों में इसकी हड्डियां तेजी से लंबी होती हैं और इसके मसल्स डेवलप होकर अचानक से अपना शेप बदलने लगते हैं। SCP-1000 अपनी आंखों से अपनी हड्डियों को बढ़ता हुआ देख पाता है। जो ग्रोथ आमतौर पर कई महीनों और सालों में होनी चाहिए वो बस कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है। लगभग 5 मिनट के बाद इसके पैर सेम टाइम में सेम लेंथ तक ग्रो हो जाते हैं तो ये अपने आप ही खड़ा हो जाता है। लगभग 10 मिनट पूरे होने पर इसे दर्द होना शुरू होता है। जैसे जैसे इसकी हड्डियां तेजी से बढ़नी शुरू होती है इसे दर्द महसूस होने लगता है। इसके चेहरे और शरीर पर बाल भी उगने लगते हैं, जिनकी वजह से फाउंडेशन रिसर्चर्स के सामने इसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। फाउंडेशन रिसर्चर्स लगातार इन चीजों को नोट कर रहे होते हैं। 20 मिनट के बाद उसको इतना दर्द हो रहा होता है कि ये कुछ सोच भी नहीं पाता है। इस समय यह आमतौर पर लेट जाता है और खुद को सांत्वना दे रहा होता है कि ये सब जल्द ही ठीक हो जाएगा और ये दर्द हमेशा नहीं रहता। इसके 10 मिनट बाद यह ठीक हो जाता है। 30 मिनट पूरे हो जाने पर दर्द पूरी तरह से खत्म हो जाता है, लेकिन अब रिंकल्स और स्ट्रेच मार्क्स आने लगते हैं। जब SCP-1007 को यह बात समझ आती है कि इसे खुद को मरता हुआ देखना पड़ेगा तो इसे एक अलग तरह का दर्द महसूस होता है। 40 मिनट के बाद यह अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा होता है, एक ऐसी लाइफ जो इसे जबरदस्ती जीनी पड़ी। फिजिकल डिके अब जल्दी जल्दी होने लगता है। वॉट्स, मोस और एजिंग के बाकी सारे मार्क्स स्किन पर दिखने लगते हैं। 50 मिनट पूरे हो जाने पर इसे पता होता है कि इसकी आधी जिंदगी खत्म हो चुकी है और ये अपने एंड तक पहुंचने ही वाला है। इसके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और दांत भी गिरने लगते हैं, ऐसे दांत जो इसने कभी इस्तेमाल भी नहीं किए थे क्योंकि इसने कभी खाने को टेस्ट ही नहीं किया। 60 मिनट पूरे होने पर इसे ग्रेटफुल महसूस होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये समझ जाता है कि अंत में इसका सारा दर्द खत्म हो जाएगा। इस समय तक इसकी बॉडी पर कई सारे रिंकल्स आ चुके होते हैं।
और ये पूरी तरह से एज स्पॉट से कवर्ड होता है। इसकी नजर धुंधली पड़ जाती है, जिसकी वजह से इसे साफ दिखाई नहीं देता। इसकी सुनने की शक्ति भी बहुत कमजोर हो जाती है और इसे रिसर्चर्स की बातें भी सुनाई पड़नी बंद हो जाती है। 75 मिनट पूरे होने पर यह सब खत्म हो जाता है। SCP-1007 की बॉडी एक्सपायर हो जाती है और ये फिर से मर जाता है। जब तक वो मेटल की चाबी इसकी पीठ पर इंसर्ट करके फिर से घुमाई नहीं जाएगी, तब तक ये एक मृत शरीर की तरह ही रहेगा। हमारे पास इस बात का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि रिवर्सल प्रोसेस के दौरान SCP-1000 की बॉडी का सारा मांस कहां गायब हो जाता है। इसी तरह से हम इस चीज को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इतनी रैपिड ग्रोथ के लिए इतनी सारी एनर्जी कहां से आती है। ये प्रोसेस वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स की पहली लॉ को वायलेट करता है और फाउंडेशन रिसर्चर्स को इस प्रोसेस के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है। SCP-1000 की बॉडी पर केवल एक चीज कांस्टेंट रहती है। उसके राइट काफ पर एक छोटा सा टैटू है जिस पर लिखा हुआ है मिस्टर लाइफ एंड मिस्टर डेथ फ्रॉम लिटिल मास्टर्स बाय डॉक्टर वॉन्डरटेनमेंट। ये SCP-909A नाम के डॉक्यूमेंट की एंट्री नंबर 11 के साथ मैच होता है, जिसमें 20 लिटिल मास्टर्स की लिस्ट है। कैलिफोर्निया के एक मिशन में टास्क फोर्स टॉसिक्स द्वारा की गई एक रेड में SCP-1000 को कई और अनोमलस जीवों और ऑब्जेक्ट्स के साथ रिकवर किया गया था। मिशन के ओनर ने क्लेम किया था कि उन्होंने मार्शल, कार्टर और डार्क लिमिटेड द्वारा होस्ट किए गए एक ऑक्शन में SCP-1007 को एक्वायर किया था। मार्शल, कार्टर और डार्क लिमिटेड लंदन, इंग्लैंड का एक क्लब है जिसे रेयर ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने और बेचने के लिए जाना जाता है। बदकिस्मती से इसमें ऐसी कई अनोमलीज भी शामिल हैं जो SCP फाउंडेशन में ही होनी चाहिए थी। क्लब का ऐसा मिशन है कि ये अपने मेंबर्स को एक्सपेंसिव, एक्सक्लूसिव और रेयर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करे, जिसकी वजह से ये हमेशा ही फाउंडेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। ये क्लब कई सारी कंटेनमेंट ब्रीचेस के लिए जिम्मेदार भी रहा है। मार्शल, कार्टर और डार्क लिमिटेड एक बहुत ही सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके डायरेक्टर और मेंबर्स की लिस्ट मिल पाना भी बहुत ही मुश्किल है। जिस ऑक्शन में SCP-1007 की सेल गई थी, वहां पर मिस्टर लाइफ एंड डेथ के अलावा कम से कम 4 ऐसे मिस्टर थे जिन्हें बेचा गया था। हालांकि ये लिटिल मिस्टर्स कौन थे और इन्हें किन लोगों ने खरीदा था, इसे पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन अभी भी हो रही है। SCP-1000 का नाम मिस्टर लाइफ एंड डेथ है। इससे हमें समझ में आता है कि हो सकता है ये किसी सेट का हिस्सा हो और इसके काउंटर पार्ट लिटिल मास्टर की रिकवरी या आइडेंटिफिकेशन अभी तक ना हुई हो। SCP-1000 ने इंटरव्यू में इसमें अपनी पर्सनल थ्योरी दी कि इसमें इसके दोनों ही नाम शामिल है। ये डेजिग्नेशन इसलिए है क्योंकि ये लाइफ और डेथ के बीच ऑल्टरनेट कर सकता है। हालांकि फिर भी पॉसिबिलिटी रहती है कि इसका कोई ट्विन हो और फाउंडेशन उसकी आइडेंटिटी और लोकेशन इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहा है। SCP-1000 की लाइफ बहुत छोटी है, केवल 75 मिनट की। इसके बाद जब तक उस स्पेशल चाबी को घुमाया ना जाए तब तक ये मृत रहता है, इसलिए इसे आसानी से कंटेन किया जा सकता है और इसे सेफ क्लासिफाई किया गया है। इसे केवल रूटीन टेस्टिंग के लिए ही एक्टिवेट किया जाता है और डेथ एक्सपीरियंस करने के बाद इसे उस चाबी के साथ कॉफिन में वापस रखा जाता है। करंट रेगुलेशन के अनुसार जिन एनोमलीज के डेजिग्नेशन मिस्टर है, उसमें से SCP-1007 को एडिशनल ऑब्जर्वेशन और शोध के लिए साइट 13 के हॉल 8 में कंटेन किया गया। SCP फाउंडेशन की सबसे स्ट्रेंज एनोमलीज के बारे में जानने के लिए SCP-3008 ट्रैप्ड इन आई किया या SCP-5000 द सूट देखिए।